हेलो फ्रेंड, मैं विक्रम मिश्रा चेस कोच आप सबके सामने एक बहुत ही पुराना चेस का स्टूडेंट्स लाते हुए। हालांकि ये मेरा स्टूडेंट से बहुत पुराना है, 4 बार स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया का मैच खेल चुका है और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस भी इसका रहा है। और यहाँ पे सबसे पहले ये भी देखिए कि छोटे छोटे बच्चे जो है, सार्थक ठाकुर, इस प्लेयर का नाम है सार्थक ठाकुर। इस प्लेयर का अनुभव देखने के लिए ये प्लेयर भी जो है एक्टिव है। बाकी के कुछ पुराने प्लेयर भी हैं वहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन उनसे भी पुराने अभी ये सार्थक है जो 4 बार स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया का मैच खेल चुका है। अभी ये अपना अनुभव इन बच्चों के सामने अपना अनुभव दिखाएंगे। ये कुछ टैक्टिक्स दिखाएंगे कि कैसे नए नए बच्चे लोग जो खेलते हैं, स्टार्टिंग करते हैं, कैसे टैक्टिक्स में फंस जाते हैं, कैसे प्रॉफिट सामने वाला ले लेता है। तो इस गेम को सार्थक ठाकुर का अनुभव देख के लोगों को केयर करके ध्यान देना चाहिए और इस वीडियो को बार बार देखना चाहिए कि कैसे हम अपना गेम को अच्छा करें। सार्थक, सबसे पहले आप बोर्ड पे अपना अनुभव दिखाइए कि बच्चे लोग जैसे कुछ अच्छा समझ पाए, सीख पाए। ओके, तो सबसे पहले सारे चेस प्लेयर्स ये जान ले कि चेस के बोर्ड में जो 64 स्क्वायर्स है और जो बहुत सारे ओपनिंग्स है हमारे पास, उसमें से जो सबसे कॉमन ओपनिंग है वो है वाइट के लिए E4 चलना। अब ये सबसे ज़्यादा कॉमन ओपनिंग है, ये बिगिनर्स भी यही खेलते हैं और जो बड़े बड़े ग्रैंड मास्टर्स होते हैं वो भी यही ओपनिंग के साथ ट्राई करते हैं। और इसके डिफेंस में बहुत सारे अलग अलग ओपनिंग्स हो सकते हैं, जैसे कि एक अग्रेसिव ओपनिंग है क्वीन का ये, उसके बाद एक बहुत ही अच्छा सिसिलियन डिफेंस है जो ऐसे आता है। बट जो सबसे कॉमन ओपनिंग है E4 के अगेंस्ट, जो सबसे कॉमन मूव है वो है E5 और ये बहुत ही कॉमन डिफेंसिव इंडियन स्टाइल ओपनिंग है। लेकिन इसमें बहुत सारे छोटे छोटे ट्रैप्स होते हैं जिसमें नए बच्चे फंस जाते हैं, वो अपना पीस दे बैठते हैं। बहुत ही कॉमन ट्रैप्स है, जैसे कि इस ओपनिंग के बाद E4 के बाद जो सबसे कॉमन चीज़ है वो है बिशप को निकालना C4 के ब्लॉक पे और अटैक लगाने की कोशिश करना किंग के सामने वाले वाइट पॉन पे जो है F7 का पॉन। और ये सबसे कॉमन ओपनिंग है। यहाँ पे ब्लैक के लिए भी बहुत कॉमन है नाइट निकालना, NC6 खेलना, या फिर वो खेल सकता है सेम मूव कॉपी करते हुए BC5 अटैक लगाते हुए किंग, वाइट के किंग के F2 पॉन पर। अब अगर ये पोजीशन आपके बोर्ड पे आपको दिख रहा है और आप वाइट हो तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छी मूव है जो है QH5। अब ये एक बहुत ही सिंपल सी मूव दिख रही होगी, बहुत लोग ये भी कहते हैं कि क्वीन को हम ओपनिंग में नहीं खेलते हैं, बट यहाँ पे इस मूव से कई फायदे हैं। सबसे पहले हम ब्लैक के पॉन पर अटैक लगा रहे हैं F7 के पॉन पर, और यहाँ पे हमारे पास एक बिशप है जो ऑलरेडी उस पर अटैक लगा रहा है। हमारे इस क्वीन को H5 पे रखते ही एक और पीस है जो वहाँ पे अटैक लगा रहा है। और अगर आप गेस कर सकते हो तो अगर ब्लैक ने अभी कुछ नहीं किया तो यहाँ पे चेकमेट हो जाएगा और सिंपल ब्लैक हार जाएगा ये गेम। और इसी वजह से यहाँ पे ब्लैक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है चेकमेट को बचाना। अब अगर वाइट अपने क्वीन को F3 पे रख रहा है तो ब्लैक के लिए एक बहुत ही सिंपल मूव है नाइट निकालना F6 के ब्लॉक पे, जहाँ पे चेकमेट ब्लॉक हो जाता है। बट यहाँ पे इस मूव के साथ क्या हो रहा है, जब वाइट का क्वीन H5 पे आ रहा है तो नाइट को निकालने के बावजूद यहाँ पे चेकमेट किया जा सकता है। और ये एक बहुत ही सिंपल सी मिस्टेक है जो 4 चाल का चेकमेट लोग अवॉइड कर देते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे नाइट नहीं चला जा सकता है, जो मैक्सिमम बिगिनर्स एक बहुत ही सिंपल सा मिस्टेक करते हैं वो ये करते हैं कि वो G6 चल देते हैं ब्लॉक करने के लिए। ये अटैक भी कर रहा है क्वीन पे और वो चेकमेट भी नहीं कर सकता है, लेकिन ये एक बहुत ही बड़ा ब्लंडर है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो पॉन है E5 का, वाइट अपने क्वीन से उसको अगले ही मूव में ले सकता है, एक्सचेंज कर सकता है फ्री में, और इसके बाद वाइट को एक चेक पड़ता है। अब वाइट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि गेम का जस्ट स्टार्टिंग है और ब्लैक ने अभी कैस्लिंग भी नहीं किया है। उसके लिए ब्लैक के किंग को बचाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो या तो बिशप को लेके जाएगा या तो वो नाइट लेके आएगा अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। बट इन दोनों ही केस में जो कॉमन सी मिस्टेक है वो ये है कि यहाँ पे फोक लग रहा है और जो ब्लैक का रुक है वो इजीली किल हो जा रहा है। वो एक सिंपल ब्लंडर है। अब इसके बाद बहुत सारे वेरिएशंस हो सकते हैं। कुछ केसेस में ये भी होता है कि ब्लैक अग्रेसिव खेलने के लिए अपने क्वीन को निकाल के रख देता है E7 के ब्लॉक पे ताकि वाइट अग्रेशन में उसको एक्सचेंज करे। बट आप अगर देख सकते हो तो आपको यहाँ पे एक फ्री पीस मिल रहा है और इस अग्रेशन में आपको एक्सचेंज नहीं करना है। अब यहाँ इस पोजीशन पे वाइट के लिए एकदम सिंपल विनिंग है। वो ऑलरेडी एक रुक अप है और यहाँ पे इवन दो कि वो ब्लैक E4 के पॉन को मार के एक बिशप को लेने का थ्रेट लगा रहा है, हम सिंपली उस बिशप को पीछे ले सकते हैं और प्रोटेक्ट कर सकते हैं आगे अटैक लगाते हुए। तो ये एक बहुत ही सिंपल सा ट्रैप है जिसमें लोग फंस जाते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे कॉमन ट्रैप्स है इसी ओपनिंग में
जिसमें बच्चे बहुत ही इजीली फंस जाते हैं, और ये वो बच्चे हैं जो स्पेसिफिकली बहुत ही ज़्यादा यंग है। लाइक फॉर इंस्टेंस एक सेम ओपनिंग है E4, E5, बिशप C4, बिशप C5, बट यहाँ पे क्वीन के बदले इस बार नाइट आता है NF3 पे। अब इसको कॉपी करने के लिए अगर ब्लैक सेम चीज़ कर रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग में हम सबने सीखा है कि हमें सेंटर के 4 ब्लॉक्स जो हैं हमें उन 4 ब्लॉक को कवर करना है। तो इनकेस अगर यहाँ पे ब्लैक अपने नाइट को निकालता है NC6 पोजीशन पे, तो ये वाला पॉन को डिफेंड करने के लिए वाइट एक बहुत ही सिंपल सा मूव खेल देता है जो है NG5, और ये देखने में बहुत ही सिंपल सी मिस्टेक है। आपका एक पॉन, ब्लैक का एक पॉन पे अटैक लग रहा है और वो उसको डिफेंड कर रहा है, सेंटर पीसेस को डेवलप करते हुए, सेंटर के स्क्वायर्स को डेवलप करते हुए, प्रोटेक्ट करते हुए, अपने एक नाइट को डेवलप करते हुए। लेकिन ये एक बहुत ही सिंपल सा मिस्टेक है जिसमें लोग फंस जाते हैं, और एक बार ये यहाँ पे आ गया है तो बहुत ही कम ओपिनियंस, बहुत ही कम ऐसे मूव्स रहते हैं जो उसको बचा सकते हैं। अब यूजुअली ये बहुत ही जल्दी नहीं आता है, यूजुअली इसको निकालने से पहले और भी कुछ मूव्स प्ले किए जाते हैं और उसके बाद वो आता है। बट एक बार ये पोजीशन आ जाए तो जो बहुत ही कॉमन ट्रैप है वो ये है कि वाइट या तो अपने बिशप से मार के किंग के पोजीशन को बिगाड़ देता है, या तो बहुत ही सिंपली नाइट से भी वो नाइट से क्रॉस करके ब्लैक के क्वीन और ब्लैक के रुक के बीच में एक थ्रेट लगा देता है। अब ऑब्वियसली जो, क्योंकि क्वीन के पॉइंट्स 9 होते हैं और जो रुक है उसके पॉइंट 5 होते हैं, कोई भी प्लेयर्स सबसे स्टार्टिंग में अपने क्वीन को बचाएगा, और उस केस में भी सेम आउटकम होता है, जो रुक है वो बहुत ही इजीली कैप्चर हो जाता है। तो ये तो बहुत ही सिंपल से अटैक्स हैं जो कि लग जाते हैं स्पेसिफिकली उन बच्चों के साथ जो कि बहुत ही बिगिनर्स होते हैं, और इस पोजीशन में वो अपना एक रुक बहुत ही स्टार्टिंग के पोजीशन में गवा बैठते हैं। इसके साथ साथ कैसलिंग की पोजीशन भी बिगड़ जाती है, और इन सिंपल वर्ड्स बिगनिंग के 10 मूव के अंदर ही वो अपना गेम हारने की पोजीशन पे आ जाते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे बोलूँगा सार्थक से कि फिर से वो कंडीशन लाए जब क्वीन H5 लाए, फिर से नए सिरे से बोर्ड लगा के मैं यहाँ पे क्वेश्चन करूँगा जो प्लेयर को अच्छे से समझ में आए। फिर से वो कंडीशन लाइए। ओके, फिर से जो पहला वाला कंडीशन था, जो पहला वाला हमारा पोजीशन है E4 E5 का था, E4 E5, बिशप C4, बिशप C4, बिशप C5, देन क्वीन क्वीन H5। तो यहाँ पे मैं ये क्वेश्चन करूंगा जिससे बच्चों को समझ में आ पाए कि यहाँ पे ब्लैक को क्या करना चाहिए बचने के लिए। देखो यहाँ पे बहुत सारे मूव्स हमारे पास अवेलेबल नहीं है, क्योंकि अटैक चेकमेट भी लग रहा है, और हमारा एक पॉन भी जो है अगर हम ध्यान से देखें तो E5 का पॉन भी डैमेज हो रहा है, अगले मूव में अटैक में किल हो जाएगा अगर हम उसको नहीं बचा रहे। तो यहाँ पे जो एक ब्लैक के लिए बचने के लिए जैसे G6 से चल के दिखाए बेनिफिट हो रहा है, G6 से बेनिफिट नहीं हो रहा है। हाँ, मतलब बेनिफिट व्हाइट को हो रहा है, क्वीन इंटू E5 देन रुक इंटू क्वीन इंटू H8। लेकिन यहाँ पे कोई ब्लैक की तरफ से क्वीन F6 बेटर मूव है ना बचने के लिए। हाँ, ब्लैक के लिए यहाँ पे जो सबसे अच्छे मूव्स है चेकमेट को बचाने के लिए वो है क्वीन F6, क्वीन E7 चलना। ये एक बहुत ही अच्छा मूव है। बट यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं इससे एक बेटर मूव है, जैसा कि विक्रम मिश्रा सर अभी हमें बता रहे थे, जो है F6। F6 चलने का ये फायदा है कि ये चलते ही आप अपने चेकमेट को भी बचा रहे हो, आप अपने E5 के पॉन को भी बचा रहे हो, बट एट द सेम टाइम आप अटैक भी लगा रहे हो यहाँ पे F3 F2 पर। तो इनकेस अगर नाइट वाइट कुछ गलती कर देता है और वाइट नाइट चल देता है तो आप उसको अटैक कर सकते हो, और यहाँ पे बहुत सारे मूव्स अवेलेबल नहीं है। तो अगर वाइट ध्यान ना दे तो वाइट का भी चेकमेट हो सकता है। तो अगर आपका ओपोनेंट स्मार्ट बन रहा है, आप अच्छे मूव चल के उससे ज़्यादा स्मार्ट बन के जल्दी से जल्दी इस गेम को जीत सकते हो। तो इसलिए इस पोजीशन में अगर आपके साथ कभी ऐसा पोजीशन आए, सबसे अच्छा मूव चलने के लिए होगा यहाँ पे क्वीन F6। ओके, ठीक है। आप कितने साल से चेस खेल रहे हैं सार्थक? मेरी जो मेमोरी है उसके हिसाब से मैंने चेस खेलना स्टार्ट किया था बहुत पहले। मैं 2015 से यहाँ पे चेस खेल रहा हूँ, और मैंने जो पहला चेस टूर्नामेंट जीता था वो था UT लेवल चेस टूर्नामेंट दादरा नगर हवेली में, अंडर 10 कैटेगरी में, बैक इन 2015। सो मैं तब से चेस खेल रहा हूँ विक्रम सर के साथ, और हमारे चेस टीम के साथ जुड़ा हुआ हूँ, प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम सब मिलकर अपने गेम को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। हालांकि मैं बताना चाहूँगा कि हमारे चेस टीम के मेंबर भी है, जितना भी चेस के पुराने प्लेयर हो चुके हैं, जो 2012, 13, 14 के हैं, जिनका फिडे रेटिंग भी है और अच्छा एक्सपीरियंस भी है। कुछ प्लेयर ऐसे भी है जिनका फिडे रेटिंग तो नहीं है, फिडे रेटिंग मैच खेले नहीं, लेकिन फिर भी फिडे रेटेड प्लेयर को हराते हैं, जिसमें से सार्थक भी है, अंशुमान भी है, जानी भी है। तो बहुत से ऐसे प्लेयर हैं। तो आज जो भी यहाँ पे बच्चे लोग हैं, जो भी चेस के स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों को इस कंडीशन से सार्थक ठाकुर जो बताए अपना अनुभव, कुछ समझ में आया क्या? समझ में आया ना, कैसे स्टार्टिंग करे, कैसे अपना डेवलपमेंट करे, कैसे अपना चेकमेट को बचाए, कैसे पॉन का नुकसान ना होने दे, कैसे पीस का नुकसान ना होने दे।
तो चेस के बारे में और कुछ बताइए सार्थक कि चेस खेलने से बेनिफिट क्या होता है। वेल चेस खेलने से बहुत सारे बेनिफिट्स है। जो एक चीज़ मैंने ऑब्जर्व किया है, और ये बहुत ही कम लोग बोलते हैं, मेंशन करते हैं इस चीज़ को, लेकिन ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में, मैं 10 साल की 9 साल की उम्र से चेस खेल रहा हूँ, मैं अभी 17 साल का हूँ। जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स मैंने देखे वो है क्विक कैलकुलेशंस। किसी मैथ्स के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना, या फिर कोई भी और चीज़ हो, अगर आपको कोई टास्क करना है, अगर आपको कोई आइडिया ब्रेनस्टॉर्म करना है, कुछ आइडियाज ढूंढने हैं, नया प्रोजेक्ट लिखना है, मे बी अपना कोई असाइनमेंट कंप्लीट करना है, प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, सो चेस खेलने से मैंने जो एक्सपीरियंस किया कि मैं और ज़्यादा क्रिएटिव बन जा रहा हूँ, और ज़्यादा ऐसे डिसीजन से क्रिएटिव मामलों में जो मैं और जल्दी ले पा रहा हूँ, इसकी वजह से टाइम बहुत ज़्यादा बचता है। लाइक फॉर इंस्टेंस मुझे एक आर्ट प्रोजेक्ट करना है, उस आर्ट प्रोजेक्ट को करने के लिए अगर किसी नॉर्मल पर्सन को 15 मिनट लग रहे हैं, बट क्योंकि चेस खेलने से अगर आप रैपिड और ब्लिट्स की भी प्रैक्टिस कर रहे हो टाइम के साथ, एक्सपीरियंस के साथ, तो आप जो कैलकुलेशन है, जो डिसीजंस है, वो आप बहुत ही जल्दी ले पाओगे, और जो आपको हेल्प करेगा लाइफ में, क्योंकि लाइफ में सिर्फ डिसीजंस लेना होता है। आपको इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, ये आपके डिसीजन है। लाइफ सिर्फ डिसीजन से भरी भरी है। तो ये चेस खेलना आपको डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, जो कि मेरे हिसाब से सबसे अच्छा प्रो है, सबसे ज़्यादा अच्छा एडवांटेज है चेस खेलने का। और मैं इसीलिए सभी को सजेस्ट करूंगा आप चेस खेलो। आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करो, और भी जो वीडियोस आ रहे हैं आप उनको देखो, सीखो, अपने गेम को बेटर करो, और उसी चीज़ को अपने लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करो, और एज अ पर्सन भी आप ग्रो हो सकते हो, बेटर बन सकते हो। दैट्स इट, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सार्थक, आप समय दिए।